नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं। बात हो रही है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की, मगध साम्राज्य की और सम्राट अशोक की। हाँ, अशोक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक शक्तिशाली, एक महान शासक की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, लेकिन शुरू में उनकी छवि थोड़ी अलग थी। उन्हें इतिहास चंड अशोक भी कहता है, मतलब प्रचंड अशोक। सही। जो तलवार के दम पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, काफी महत्वाकांक्षी। और आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, सम्राट अशोक, रक्तपात से करुणा तक। तो हमारा मकसद है इस स्रोत की मदद से ये देखना कि कैसे वो चंड अशोक से धम्म अशोक बने। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है वो निर्णायक घटना, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का। हाँ, और ये स्रोत भी इस युद्ध पर बहुत जोर देता है। कहता है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस समय की शायद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक थी। अच्छा। हाँ, मतलब इसका असर सिर्फ राजनीतिक या सैन्य नहीं था। स्रोत के मुताबिक इसने अशोक को व्यक्तिगत और नैतिक स्तर पर अंदर तक हिला दिया था। तो चलिए इस युद्ध की भयावहता पर थोड़ी और बात करते हैं। जैसा स्रोत में दिया गया है, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। अशोक की सेना ने कलिंग पर विजय तो पाई, लेकिन स्रोत बताता है कि कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। बिल्कुल, आंकड़े भयानक हैं। स्रोत कहता है 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1 लाख? हाँ, और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है वो ये कि करीब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। उनका क्या हुआ होगा? उनका भविष्य तो अनिश्चित ही रहा होगा। बिल्कुल, शहर उजड़ गए, गांव तबाह हो गए। जीत तो मिली अशोक को, पर स्रोत सवाल उठाता है, क्या ये सचमुच जीत थी? और स्रोत में युद्ध के बाद के मंजर का जिक्र है। बड़ा मार्मिक चित्रण है कि जब अशोक खुद युद्ध भूमि देखने गए तो उन्होंने सिर्फ लाशें नहीं देखी, उन्होंने उजड़े परिवार देखे, रोते हुए बच्चे, बेघर लोग। वो अपनी ही फैलाई तबाही को देख रहे थे। हाँ, ये सिर्फ एक राजा का दौरा नहीं था, ये एक इंसान का सामना था अपने किए से। और स्रोत कहता है कि वहीं उनके मन में वो सवाल उठा, ये मैंने क्या किया? क्या इसी को विजय कहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक मोड़ बहुत जरूरी है समझना। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ हिंसा का दुख नहीं था, ये अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत पर जो इंसानी तबाही हुई थी उसका गहरा एहसास था। मतलब बाहर की दुनिया में सबसे बड़ी जीत और अंदर की दुनिया में शायद सबसे बड़ी हार। स्रोत इसे अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहता है, जहां सत्ता का नशा उतरा और आत्ममंथन शुरू हुआ। और इसी आत्ममंथन का नतीजा ये कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया पूरी तरह से और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। हाँ, हिंसा का रास्ता पूरी तरह त्याग दिया। स्रोत कहता है ये सिर्फ युद्ध न करने का फैसला नहीं था, ये जीने का एक नया तरीका अपनाने का संकल्प था। धम्म का मार्ग। बिल्कुल, धम्म यानी सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, सभी जीवों के लिए सम्मान। दिलचस्प है। और स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है कि अशोक ने फिर धम्म को फैलाया कैसे। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। अब तलवार की जगह शांति के दूत भेजे गए, नैतिकता के संदेशवाहक। भारत के हर कोने में और बाहर भी, श्रीलंका, मध्य एशिया, कहते हैं यूनान तक भी। अच्छा। और उनके वो शिलालेख पत्थर और खंभों पर जो लिखे मिलते हैं, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार वो सिर्फ राजा के फरमान नहीं थे, वो एक बदले हुए दिल की आवाज थे, एक घोषणा पत्र। उनमें से उपदेश होते थे? नहीं, उपदेश तो थे ही, लेकिन साथ में जन कल्याण के कामों का भी जिक्र था, जैसे सराय बनवाना, कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना, यहाँ तक कि जानवरों के लिए अस्पताल खोलना। जानवरों के लिए भी? हाँ, ये दिखाता है कि उनका धम्म सिर्फ एक विचार नहीं रहा, वो शासन की नीति बन गया था, करुणा पर आधारित शासन। तो ये स्रोत हमें अशोक की कहानी को एक मानवीय बदलाव की कहानी की तरह दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सत्ता के शिखर पर बैठा इंसान भी बदल सकता है। और करुणा हिंसा से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। सही कहा। वो खून से सनी तलवार मानो धम्म की कलम बन गई। तो संक्षेप में ये यात्रा थी चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की। हाँ। रक्तपात से करुणा तक। जैसा कि हमारे स्रोत सम्राट अशोक रक्तपात से करुणा तक में बताया गया है। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत के आखिर में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं
कि नेतृत्व और सत्ता के बारे में अशोक की कहानी क्या सिखाती है? क्या एक व्यक्ति का अंदरूनी बदलाव सच में शासन की दिशा, समाज की सोच बदल सकता है? और क्या इसके सबक इतने 1000 साल बाद भी आज की दुनिया के लिए मायने रखते हैं? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने लायक है।